हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। लास्ट वीडियो में जो हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान सभा के बनने का सफ़र पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट वीडियो में मैंने बोला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दिया था कि कैसे संविधान सभा के मेंबर को चुना गया। आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज हम इसके आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं और सीधा देखने वाले हैं 26 जनवरी 1950 के तक का इतिहास कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, इनैक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेट्स स्टार्ट। सो जैसे ही इलेक्शन हो गए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग चुन लिए गए, उसमें फिर फर्स्ट मीटिंग को डिक्लेयर किया गया। अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फर्स्ट मीटिंग तो ज़रूर होगी। तो फर्स्ट मीटिंग रखी गई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कुल 211 मेंबर ने ही मीटिंग को अटेंड किया। अब एक खास बात यह कि गांधी और जिन्ना इन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की। वहीं दूसरे हैंड पर मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया, यानी पूरी तरीके से संविधान सभा का बायकॉट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो विज़न लेकर चल रही थी कि हमारे लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, एक अलग से कंट्री बने, एक अलग से स्टेट बने, वो चीज़ कैबिनेट मिशन में फेल हो गई। तो इसके बाद से जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक तरीके से किनारा कस लिया इस संविधान सभा से। अब इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जो हमारे, अब जाहिर सी बात है संविधान सभा बनी है तो अध्यक्ष तो होनी चाहिए, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया फ्रांस की एक पद्धति के थ्रू, एक प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि ही वॉज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं हो सकता था, हमें एक परमानेंट प्रेसिडेंट की ज़रूरत थी। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दिया गया परमानेंट, और वहीं दूसरे हैंड पर एच.सी. मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके बाद की कहानी अगर देखो तो नेहरू जी संविधान सभा में अपना एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, यानी इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, एक तरीके से संविधान सभा का यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रोड मैप था। यानी उन्होंने इसमें यह बताने की कोशिश की कि हम किस तरीके से काम करने वाले इस कंट्री के लिए। ये इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान में पेश करते हैं, संविधान सभा में। इनमें ये कुछ चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करते हैं। वो इस तरीके से थी कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, या इंडिया इज ए सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश पूर्ण योगदान करेगा, यानी वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी के लिए द कंट्री विल फुल सपोर्ट टू ईच एंड एवरी कंट्री। ठीक है। अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजाति क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को सुरक्षा दी जाएगी, यानी SC, ST and other backward, these people will get the support from the government और from the constitution। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ बोली। इसके अलावा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, इसके अलावा अवसरों की समानता, अभिव्यक्ति, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, धर्म यानी रिलीजन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ वर्किंग, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ वर्क, यानी एक जो काम करने की एक फंडामेंटल फ्रीडम मिलेगी। ये सब चीज़ों की गारंटी दी जाएगी। अब ये जो प्रेजेंट प्रियम्बल है ना, हमारी आज की प्रस्तावना है, उद्देशिका है जो संविधान की, वो मॉडिफाइड वर्जन है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो मॉडिफाइड वर्जन है। और दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, 1947 बाय द असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर दिया। लगभग सभी संविधान सभा के सदस्यों ने इस चीज़ पर हामी भरी कि यस, दीज आर आर विजन, ये हमारे विजन है, आने वाले रोड मैप है संविधान सभा के। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आता है। अब माउंटबेटन प्लान ही वो प्लान था जिसके बाद भारत का विभाजन तय हो गया। भारत से एक नया राष्ट्र पाकिस्तान निकला, यानी एक तरीके से सबने विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया इस माउंटबेटन प्लान के थ्रू। ठीक है। अब ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसमें पाकिस्तान का विभाजन इस तरीके से हो गया। अब ये माउंटबेटन प्लान एक्शन में कब आया? एक एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, उस एक्ट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ये 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। भारतीय स्वतंत्रता, ये जो अधिनियम है, ये एक्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसी के बाद भारत का विभाजन भी हो गया और भारत के संविधान में बहुत सारे चेंजेस भी आ गए। ठीक है। उन चेंजेस को देखते हैं। अब द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस एक्ट के तहत 2 डोमिनियन स्टेट इंडिया और पाकिस्तान बना दिए गए। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई।
और इस एक्ट ने इंडिया को एक सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। यानी अब इस पर किसी भी तरीके का ब्रिटिश राज का कोई कब्जा नहीं था। सारी की सारी पावर, इंटरनल और एक्सटर्नल, सारी एक तरीके से इंडियन जो गवर्नमेंट है या उस समय के जो लोग हैं, इंडियन जो पावरफुल पीपल है, इंडिया के जो संविधान सभा की असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान बना रही है, या वहाँ के जो नेता लोग हैं, जो लोग हैं, उनके हाथ में पावर आ गई। ब्रिटिश राज का हाथ इंडिया से हट चुका था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और हुई कि अब क्योंकि अब ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत भाई ब्रिटिश लोग जा चुके थे, उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। अब इसके बाद क्योंकि ब्रिटिश लोग थे वो लेजिस्लेटिव यानी विधायी कार्य भी करते, कानून वगैरह बनाने का भी काम करते थे। अब वो काम की जिम्मेदारी भी संविधान सभा पे आ गई। यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, अब उसके पास इस एक्ट के तहत, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत दो काम आ गए। एक तो संविधान बनाने का काम और एक काम लेजिस्लेटिव बॉडी का काम, यानी एक कानून, आम कानून बनाने का काम। अब ये बहुत कठिन काम था। अब इसके लिए क्या किया गया, जब संविधान सभा संविधान संबंधी कार्य करती थी, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम करती थी, तो उसके जो अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट होते थे वो राजेंद्र प्रसाद जी होते थे। लेकिन जब संविधान सभा एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह यानी विधायी निकाय की तरह काम करती थी, तब उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी होते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत अब ब्रिटिशर्स जा चुके थे या ब्रिटिशर्स ने अपना हाथ हटा लिया था, अब सत्ता में वो नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि अब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ 26 नवंबर 1949 तक चलता रहा। उसके बाद हमने संविधान को अडॉप्ट ही कर लिया और फिर 1950 में लागू भी कर दिया, तो चीज़ें बदल गई। ठीक है। इसी कारण जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसको हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत की पहली संसद भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद की कहानी क्या थी कि बंटवारा हो चुका था। अब बंटवारे के बाद इस तरीके से पाकिस्तान, दो तरफ के पाकिस्तान बन चुका था। बंटवारे के बाद कुल 389 में से 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में। अब एक फैक्ट और है, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, वुमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं थीं। इसके अलावा एससी यानी अनुसूचित जाति में 26 सदस्य और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 33 सदस्य भी संविधान में मौजूद थे, उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारी कमेटीज़ थी, 8 मेजर कमेटी थी, और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कमेटी थी 8। अब उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इनका काम ही था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। तो ये सारी जितनी कमेटी थी वो सारी अपनी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन इसी कमेटी को देती थी। ये कमेटी कुल 7 लोगों की कमेटी थी। इसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। 7 लोगों की कमेटी थी। B.R. अम्बेडकर जी की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में काम कर रहे थे। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें कुल 7 सदस्य थे। अब उन 7 सदस्यों के नाम अगर देखें तो G.P. गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर N. माधव राव ने B.L. मित्तर को रिप्लेस कर दिया था। B.L. मित्तर ने खराब तबीयत के चक्कर में रिज़ाइन दिया और इसकी जगह N. माधव राव आए। इसी तरह T.T. कृष्णामाचारी ने रिप्लेस कर दिया D.P. खेतान को। D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो उनको रिप्लेस करके T.T. कृष्णामाचारी आ गए थे। तो ये कुल सदस्य थे जो इन्होंने मिलकर प्रारूप समिति के गठन में भाग लिया और फिर संविधान को बनाया। ठीक है। अब जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, इसमें जब ये पहला ड्राफ्ट लेकर आए, वो पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 को इन्होंने प्रेजेंट किया। फिर पहले ड्राफ्ट को लाने के बाद उसमें काफ़ी सुधार और तरीके से सुधार की मांग की गई, सुझाव की मांग की गई। तो सलाह और सुधार के बाद दूसरा ड्राफ्ट ये लोग अक्टूबर 1948 में लेके आए। अब इसके बाद डायरेक्ट आया था फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा में अंबेडकर जी ने 4 नवंबर 1948 को पेश कर दिया। और इस ड्राफ्ट में 7653 अमेंडमेंट यानी संशोधन की बात हुई थी, लेकिन 2473 पर ही एक्चुअली में डिस्कस यानी चर्चा हुई थी। इसके बाद जब ये फाइनल ड्राफ्ट B.R. अम्बेडकर जी संविधान सभा में पेश कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस संविधान के प्रारूप को बनने का श्रेय B.N. राव जी को जाता है। ठीक है। अब B.N. राव कौन थे, इनको आगे समझेंगे। अब पहला जो इसका एक फैक्ट और आता है कि जब पहली बार ड्राफ्ट पेश किया गया था उसमें 2000 संशोधनों की बात की गई थी, 2000 अमेंडमेंट्स की बात की गई थी। 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड टू द फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है। अब इसके बाद सारे ड्राफ्ट की कहानी होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर के बाद संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। अब एक चीज़ समझना, अडॉप्ट करना
और इनैक्ट करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने अडॉप्ट पहले किया, उसके बाद इनैक्ट 1950, 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट किया, ठीक है। अडॉप्ट करना और इनैक्ट करना दोनों में अंतर समझाऊंगा। अब उस समय इसको अडॉप्ट कर रहा था तो 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे। आज भी संविधान की मूल प्रति जो है ना, मूल कृति जो है उसमें 395 आर्टिकल हैं, 8 शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। लेकिन आज वर्तमान में 448 आर्टिकल हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, अनुसूचियां हो चुकी हैं और 25 पार्ट हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। ये चीज़ याद रखना। आउट ऑफ 299 मेंबर ओनली 284 मेंबर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। 284 लोगों ने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को। अब याद रहे, अडॉप्ट की बात की थी ना मैंने, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपना लिया। लेकिन जब हमने संविधान को अपनाया तो हमने सिर्फ 15 आर्टिकल को ही लागू किया देश में हमने सिर्फ 15 आर्टिकल को लागू किया, पूरे संविधान को एक साथ लागू नहीं किया। पूरे संविधान को लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया, लेकिन 15 आर्टिकल ऐसे थे जिनको हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया पूरे देश में। वो थे आर्टिकल 5, 6, 7, 9, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393। इनको हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया। इसमें सिटीजनशिप और इलेक्शन वगैरह सब चीज़ें लागू थी। लेकिन बाकी बचा सारा संविधान जो हमने था वो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। अब वाई कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट हमने नवंबर में किया 49 में, लेकिन इनैक्ट इसको इफेक्ट में हम लेके आए 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। इसका आंसर ये है कि पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर किया गया था लाहौर सेशन के बाद। 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था। उस लाहौर सेशन में एक बात की गई थी कि अब हमारा मोटो है पूर्ण स्वराज। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे एक पहली बार स्वतंत्रता दिवस हमारा बनाया था 26 जनवरी 1930 को। बस इसी डेट की महत्वपूर्णता यानी सिग्निफिकेंस को याद करते हुए हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया था, ठीक है, पूरे देश में। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। इन्हीं को थैंक्स कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने पेश करते हुए, ठीक है। इसके बाद द सेक्रेटरी सचिव जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे HVR अय्यंगार। इसके अलावा द चीफ ड्राफ्ट्समैन मुख्य मसौदाकार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज SN मुखर्जी। एक चीज़ याद रखें, हम हमेशा कहते थे कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे या चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए चीफ ड्राफ्ट्समैन यानी मुख्य मसौदाकार कौन थे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो SN मुखर्जी थे। ये फ़र्क है, ध्यान रखना। इसके बाद हमने एलिफेंट जो था ना उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल अडॉप्ट किया था, चिन्ह। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चिन्ह जो था वो एलिफेंट यानी हाथी था। इसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ से इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में कैलीग्राफी इन्होंने की है, ठीक है। और इसके बाद हिंदी में अगर कैलीग्राफी की बात करें तो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी में कैलीग्राफी की, यानी हिंदी में संविधान को लिखा है। इंग्लिश में संविधान रायजादा जी ने लिखा और हिंदी में संविधान वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा, ठीक है। अब इसके अलावा एक फैक्ट है, हमारे संविधान को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। हर पेज को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसका श्रेय नंदलाल बोस और BR सिन्हा को जाता है। नंदलाल बोस मॉडर्न आर्टिस्ट थे उस समय के। अगर जिसने आर्ट पढ़ी होगी, आर्ट की हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसके पास 12th में आर्ट की हिस्ट्री होगी, वो नंदलाल बोस जी को जानता होगा। नंदलाल बोस जी ने ईच पेज को डेकोरेट करने के लिए ₹1 भी नहीं लिया, बशर्ते उन्होंने एक चीज़ बोली, उन्होंने एक तरीके से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नंदलाल बोस या फिर रायजादा जी में दोनों में से किसी एक ने पैसा नहीं लिया था। उसके बदले में हर पेज के कॉर्नर पर अपना एक सिग्नेचर छोड़ा था। वो शायद रायजादा जी थे या नंदलाल बोस जी थे, ठीक है। वो आप देख लेना, दोनों में से कोई एक थे जिन्होंने ₹1 नहीं लिया, उसकी जगह पे हर कॉर्नर पे सिग्नेचर किया अपना उसके बदले। इटैलिक कैलीग्राफी में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था इंग्लिश में, याद रखना, इटैलिक फॉन्ट में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने की थी। उन्होंने 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उसको अडॉप्ट कर लिया था। हमारे नेशनल एंथम को इन्होंने
जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था, यानी ये इसको हमारे देश का नेशनल एंथम जनगण मन को घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको भी इसी दिन अडॉप्ट कर लिया गया था। और जनगण मन को तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, और इसको पहली बार गाया था कोलकाता सेशन में 1911 में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका नेशनल एम्बलम है, यानी जो लाइन कैपिटल है, नेशनल एम्बलम जो है आपका लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, इसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। इसके अलावा 60 देशों से हमारे संविधान के अध्ययन करके संविधान बनाया गया, और लगभग 60 से 62 लाख का खर्चा आया था संविधान को बनाने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक फैक्ट और रह गया कि देखो 24 जनवरी 1950 को ही हमने अपने देश के पहले प्रेसिडेंट यानी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी जर्नी पूरी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारतीय संविधान के बनने का पूरा सफ़र मैंने आपको पढ़ा दिया। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी, कोई पॉइंट मिसिंग रह गया हो, वो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मिशन KBS के साथ। थैंक यू।